नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज मैंने मिसेस शर्मा को वहाँ देखा जहाँ की कल्पना मैं कभी नहीं कर सकती अपने ही बनाए। लेकिन कहते हैं ना कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, स्वीकार करना ही पड़ता है। समय के साथ धुंधली पड़ गई वो सभी तस्वीरें एक एक करके मेरी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगी। मेरे पति का तबादला कानपुर शहर में हुआ था। अनजान शहर और अपरिचित लोग, मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। लेकिन पड़ोसी श्रीमती शर्मा की कृपा से सब अपने से लगने लगे थे। मई महीने की आग उगलती गर्मी में जब ऑटो रिक्शा से उतरकर मैंने पहली बार घर में प्रवेश किया था, तब उनके एक गिलास पानी ने जितनी ठंडक मेरी काया को पहुंचाई थी, उससे कहीं ज़्यादा उनकी बातों ने मेरी आत्मा को तृप्त किया था। इधर ट्रक से मेरा सामान उतर रहा था और उधर वे अपनी रसोई में हम सबके लिए लंच तैयार कर रही थी। पराए शहर में इतना अपनापन मिले तो इसे अपनी खुशकिस्मती ही समझना चाहिए। जल्दी ही हम दोनों के साथ बच्चे भी आपस में घुल मिल गए थे। उनका बड़ा बेटा रोहन मेरे विनय की ही उम्र का था, इसलिए दोनों में बहुत बनती थी। यदि कभी मैं विनय को डांट देती तो तुरंत ही रोहन उसका पक्ष लेकर कहता, नहीं आंटी, यह मेरे से दूर हो गया है, विनय की कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी पिंकी उनके छोटे बेटे रवि से उम्र में थोड़ी छोटी होने के बावजूद उसकी कक्षा की सहपाठिन थी। इस बात पर दोनों में प्यारी सी नोक-झोंक हमेशा ही होती रहती थी। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अक्सर ही मिसेस शर्मा दरवाजे को छूकर टच वुड कह देती थी। बच्चे स्कूल जाते और पति अपने दफ्तर, तब हम दोनों अपने अपने घर के काम निपटाकर घंटों बातें करते। शुरू में तो हमारे बीच बातचीत का विषय सास नंदों के किस्से रहते, फिर बच्चों की शरारतें, पति की शिकायतें और दिनों दिन बढ़ती महंगाई। उनके पास बैठकर कोई दुखी आवाज़ उदास नहीं रह सकता। बात बात हंसना और सबको हंसाते रहना ही उनका स्वभाव था। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते देखते 4 वर्ष बीत गए। एक दिन मिसेस शर्मा ने बताया कि उनकी छोटी बहन सपरिवार उनसे मिलने आ रही है। उनकी प्रसन्नता चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। विनय अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कभी मैथ ट्यूशन तो कभी साइंस, इसलिए मेरा उनके घर पर आना जाना काफ़ी कम हो गया था। एक दिन मिसेस शर्मा अपनी बहन को लेकर मेरे घर आई, लेकिन जितनी देर बैठी बहन के घर, बंगले, गाड़ियाँ, ज्वेलरी आदि की ही तारीफ करती रहीं। पैसे के प्रति उनके मोह का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए विस्मित थी और उनके भविष्य के लिए थोड़ी आशंकित भी। 10वीं की परीक्षा में मेरे बेटे ने अच्छे अंकों से पास की, लेकिन उनका रोहन फेल हो गया। उन्हें सतावना देने के लिए जब उनके घर गई तो ड्राइंग रूम की साज सज्जा देखकर मैं हैरान रह गई। कारपेट बिछे, फ्लोर की तरफ नक्काशीदार सोफा रखा था, बीचों बीच एक बड़ा गोल सेंटर टेबल जिस पर महंगा फूलदान रखा था और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लगे थे। मुझे अचंभित देखकर उन्होंने स्वयं ही बताया कि रोहन के पिता ने नौकरी छोड़कर अपने बहनोई के ही बिजनेस के पार्टनर बन गए हैं। बिजनेस और पैसे संबंधी बहुत सारी बातें को बताती रही, जिसमें बेटे के फेल होने का रंज जरा भी नहीं था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगले महीने से रोहन भी पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाने लगेगा। समय अपनी गति से चलता रहा। मेरे बेटे की बेंगलोर में अच्छी नौकरी लग गई तो वह विवाह के बाद वहीं सेटल हो गया। पिंकी भी विवाह करके अपने ससुराल चली गई। एक दिन अखबार में पढ़ा कि मिसेस शर्मा के पति पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया था, जिससे के कारण उन्हें हृदयाघात आ गया। मैं चाहकर भी उनसे मिलने नहीं जा सकी। अब कानपुर शहर से मेरा मन उचट गया था। मेरे पति ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और हम अपने
पैतृक आवास में जाकर रहने लगे। रिश्तेदारी में एक शादी थी, उसी सिलसिले में मेरा कानपुर आना हुआ तो मिसेस शर्मा के वृद्धाश्रम में जाने से मैं खुद को रोक ना सकी। उनका नाम निम्मी शर्मा। वृद्धाश्रम पढ़ते ही उनके साथ बिताए सभी पल एकाएक मुझे याद आ गए। तभी मेरी दृष्टि एक अधेड़ महिला पर जाकर ठहर गई, जो बगीचे के फूलों में पानी दे रही थी। पास जाकर देखा तो मैं ठिठक गई। मिसेस शर्मा आप? मैंने आश्चर्य से पूछा। कुछ और पूछती उससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वे मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गईं और धीरे से बोली, मिसेज राय, यहाँ कोई नहीं जानता है कि मैं इस वृद्धाश्रम की मालकिन हूँ। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा मन भी दुखी हो गया। उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, सो पूछ लिया, लेकिन आप यहाँ कैसे? आपके पास तो सब कुछ था। फिर यह कहने लगी, आप तो जानती ही थी कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया था। ईश्वर की कृपा से उस समय तो वे मौत के मुंह से निकल आए, लेकिन अन्य बीमारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण उन्होंने व्यवसाय की बागडोर दोनों बेटों को सौंप दी और बेटे बहू ने हम पति पत्नी को घर के एक कोने में बिठा दिया। अपने हाथ से बनाई दुनिया को हाथ से निकलते देख मेरे पति दुखी रहने लगे और 2 महीने पहले ही उन्होंने मुझे अकेला छोड़ खुद हमेशा के लिए संसार से विदा ले ली। पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बेटों ने मुझे यहाँ यह कहकर छोड़ दिया कि तुम्हारे नाम का वृद्धाश्रम है तो तुम कहीं और क्यों रहोगी। कहकर वे फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराया और पानी पिलाया। तब मेरा हाथ पकड़कर पूछने लगी, अच्छा आपके पति और बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा सब ठीक है। मेरे जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा शायद मेरे साथ भी उनके जैसा ही कुछ हुआ है जो मैं उनसे छुपा रही हूँ, और ये सोचकर कि मैं सुखी नहीं हूँ। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। मैंने भी कुछ नहीं कहा। सोचा मेरी बात से यदि उन्हें थोड़ा भी सुख संतोष मिलता है तो वो उनके स्नेह का ब्याज मात्र है जो मुझे उनसे मिला था। उनसे मिलकर मैं घर तो आ गई, लेकिन उनके लिए दिल बहुत दुखी था और मैं सोच रही थी उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी। पैसे के पीछे भागते भागते वो बच्चों की परवरिश करना भूल गई, और ऐसे बच्चों को भी सोचना चाहिए।